नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जंग और तबाही की खबरें तो आगे दिखानी ही पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए एक छोटा सा क्यूट सा वीडियो। जो फलस्तीनी बेघर हुए हैं, उनके जो कैंप्स बने हैं, उनका एक वीडियो है ये छोटा सा बच्चा किसी बात पर खुश है, नहीं जानता है किस तरह की तबाही आसपास चल रही है, और यह खुशी ये भी बताती है कि फलस्तीनियों ने तमाम मुश्किलात के बीच भी मुस्कुराना सीख लिया है। खैर, चलते हैं सीधे सबसे बड़ी खबर पर, और सबसे बड़ी खबर है हिजबुल्लाह के मुताल्लिक। लगातार ईरान वाला जो हमला हुआ था, जो इजराइल ने सो कॉल्ड हमला किया था ईरान के ऊपर, उसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने हमलों की स्पीड लगातार तेज कर दी है। अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों में कुल मिलाजुलाकर 88 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। हालांकि इजरायली अखबारों में यह खबर नहीं है, इजरायली खासतौर पर जो अंग्रेजी अखबार हैं उनमें यह खबर बड़े छुप छुपा के है या फिर नहीं है, लेकिन बाकी मीडिया में यह खबर बिल्कुल आम है कि लगातार हिजबुल्लाह के लोग जो हैं वो हावी हो रहे हैं। और कल एक मजेदार घटना हुई जब हिजबुल्लाह ने बाकायदा वार्निंग जारी की किरीट सोमाना के लोगों को कि यह इलाका खाली कर दीजिए, यहां कहीं भी कभी भी हमला हो सकता है। यह जो वार्निंग वाला खेल है वो इजराइल खेलता है। 2 घंटे पहले वार्निंग भेजता है कि यह इलाका छोड़ दीजिए, यहां हमला होने वाला है। वो जानता है 2 घंटे में सारे के सारे घर, सारा कुछ खाली नहीं किया जा सकता है। 2 घंटे बाद वो हमला करता है और लोग मारे जाते हैं। तो हिजबुल्लाह अब इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। और कल की खबर यह है कि जो इजरायली डिफेंस फोर्स है उसके 2 एयरक्राफ्ट जो जा रहे थे लेबनान में हमला करने, उनको हिजबुल्लाह ने वापस ढकेल दिया है। इसके अलावा कम से कम एक मिलिट्री बेस को पूरा उड़ा दिया है। और साथ में एक हमला हुआ है इजराइल के अंदर जिसमें एक बस ड्राइवर बस लेकर ऐसी जगह भीड़ में घुस गया जहां ढेर सारे आर्मी के लोग थे, और बताया जा रहा है कम से कम 60 लोग उससे प्रभावित हुए हैं। 50 लोगों के घायल होने की और कम से कम एक व्यक्ति के मरने की खबर है। यह तो इजरायली खबर है। जो 10 लोग बुरी तरह से घायल हैं उसमें कितना बचेंगे हम नहीं जानते हैं। जाहिर तौर पर यह जो हमला किया होगा किसी न किसी फलस्तीनी ने हमला किया होगा। और कुल मिलाजुलाकर हालात ऐसे हैं कि इजराइल के अंदर गुस्सा लगातार पनपता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि नेतन्याहू गया हुआ था एक प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम किया गया था इजराइल के जो मारे गए सैनिक हैं उनकी याद में वो प्रोग्राम किया गया था। इधर नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया, उधर लोगों ने शोर मचाना शुरू किया और लोगों ने कहना शुरू किया कि तुम असल में हत्यारे हो हमारे उन भाइयों के, हमारे उन रिश्तेदारों के जो इस जंग में मारे गए हैं। यह शोरगुल इतना बढ़ा कि भाषण आधे पे छोड़कर नेतन्याहू को वापस लौटना पड़ा। दूसरी खबर यह है, मैंने आपको बताया था कि एक एयरफोर्स पायलट गजा से लौटने के बाद वहां अपनी खुदकशी कर लेता है। उसने खुदकशी कर ली और इजराइल की गवर्नमेंट ने उसको उस तरह से, जिस तरह से किसी शहीद को दफनाया जाता है, उस तरह से दफनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसकी बहन ने आरोप लगाया कि वहां पर जिस तरह के हालात हैं, दिमागी तौर पर सैनिक बेहद परेशान हैं और उनके इलाज के लिए, उनकी देखभाल के लिए नेतन्याहू और उसकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। यहां तक कि गैलेंट जो वहां का रक्षा मंत्री है, जिसके बड़े बड़े बयान आते रहते हैं, पहले भी वो नेतन्याहू की मुखालिफत कर चुका है और फिर उसने कहा है कि नेतन्याहू को कुछ नहीं पता है कि जंग किस ओर जा रही है। रोज नई नई बातें करता है लेकिन जंग भटक गई है, हमें नहीं पता कि हमारे एम क्या हैं। जब तक गजा में लोग मारे जा रहे थे, जब तक गजा में मासूम औरतें, बच्चे, मर्द एकदम जिबह किए जा रहे थे, तब तक तो बड़ी खामोशी थी, तब तक तो बड़ा तमाशा मच रहा था इजराइल के अंदर, बड़ी खुशियां मन रही थी, तालियां बज रही थीं। जब याह्या सिनवार के मरने की खबर आई तो लोग सड़क पर आकर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब अपने लोग मारे जा रहे हैं, जब अपने सैनिक मारे जा रहे हैं, और ये मैं शुरू से कह रहा हूं कि हिजबुल्लाह के साथ जो जमीनी लड़ाई है वो बेहद महंगी पड़ने वाली है, और वही साबित हो रहा है कि लगातार ये लड़ाई महंगी पड़ रही है। तो जब अपने लोग मारे जा रहे हैं तो ये सारा गुस्सा निकल के आ रहा है, ये सारी परेशानी निकल के आ रही है। जितना दर्द अपने लोगों के लिए है, उसका थोड़ा सा दर्द अगर मासूम फलस्तीनियों के लिए भी होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। खैर, कल पहली बार तेल अवीव में एक रैली निकली जो एंटी वार रैली थी, मतलब जंग के खिलाफ रैली थी। उस रैली में जो लोग आए थे वो कह रहे थे कि जंग को बंद करो। उनके हाथों में जो पोस्टर थे उसमें लिखा हुआ था स्टॉप द वार। यानी जब अपने पर पड़ी, जब अपने लोग मारे जाने लगे, जब अपने घर टूट रहे हैं, तब ये लग रहा है कि ये
जंग बंद हो जानी चाहिए। जब तक अपने लोग नहीं मर रहे थे तब तक यह दिक्कत नहीं थी। मतलब हालत यह है कि फलस्तीन के एक अस्पताल को इन्होंने सीज किया हुआ था, जो वहां डॉक्टर थे उनके बेटे को मार डाला, और कल जब उस अस्पताल को खाली किया है, रादवान अस्पताल को खाली किया है, तो इतने बम चलाए हैं कि लगभग वो अस्पताल जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया है। और इजराइल इन सब के पीछे क्या आरोप लगाता है? ह्यूमन शील्ड है, यानी इंसानों के बीच छुपे रहते हैं हमास के लोग। उन्होंने ह्यूमन को शील्ड की तरह, फलस्तीन के जो लोग हैं उनको शील्ड की तरह इस्तेमाल किया है। जब याह्या सिनवार को मारा गया तो सब जानते हैं वो किसी ह्यूमन शील्ड में नहीं था, वो मैदान में खुली लड़ाई छुपा कर रखे जा रहे हैं। और यह आज नहीं कल होना है। हिजबुल्लाह के डर का क्या हाल है इसका एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि कैबिनेट की मीटिंग होनी थी, जो उनकी वार कैबिनेट है इजराइल की, उसकी मीटिंग होनी थी। और हिजबुल्लाह के डर से यह तय किया गया कि यह मीटिंग ना तो आईडीएफ यानी इजरायली आर्मी के हेडक्वार्टर में होगी और ना प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में होगी, क्योंकि उनको पता है कि दोनों जगहों के ठिकाने, दोनों जगहों के पते हिजबुल्लाह के पास हैं और कभी भी वो उनके ऊपर बम गिरा सकता है। और ये जो खबर मैं बता रहा हूं, ये इजराइल के अपने अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम टाइम्स जैसे अखबारों में छपी खबर है, जिसमें बहुत साफ कहा गया है कि डर की वजह से ये जो मीटिंग्स होंगी, ये मीटिंग्स अब वार कैबिनेट की जो मीटिंग होंगी वो आईडीएफ के हेडक्वार्टर यानी उनकी आर्मी के हेडक्वार्टर और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस दोनों जगह नहीं होंगी। जब ये जगहें नहीं सुरक्षित हैं तो आप समझ सकते हैं इजराइल में कौन सी जगह सुरक्षित है। अभी कफ्र अजा को लेकर तस्वीरें आई और भी जगहों को लेकर लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कफ्र अजा में बड़ी कोशिश की थी इजराइल ने कि लोगों को वापस से लाकर बसाया जाए, लेकिन जैसे पूरा नॉर्दर्न इजराइल खाली है, कफ्र अजा भी खाली है। और कहां तो इनका ख्वाब था कि हफ्ते 10 दिन में लोगों को फिर से लाके बसा देंगे, और कहां ऐसा लगता है कि अब शायद वो दोबारा, अभी फिलहाल तो साल 2 साल में अपने घरों में वापस नहीं आ पाए। जैसे फलस्तीनियों को उन्होंने भेज दिया कैंपों में रहने के लिए, वैसे ही कैंपों में खुद रह रहे हैं इजराइल के नॉर्थ के लोग। ये अंजाम हुआ है इस जंग का, जिसमें लोग मारे जा रहे हैं, इधर से भी उधर से भी लगातार लोग परेशान हैं, लेकिन नेतन्याहू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। यह मामला यहां तक पहुंचा है, मैंने आपको बताया था कि हमास के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के लिए मोसाद के हेड, सीआईए के हेड, ये सारे लोग पहुंचे हुए हैं। इजिप्ट और कतर उसमें मदद कर रहे हैं। इजिप्ट ने एक प्रपोजल रखा है कि पहले 2 दिन का एक सीज फायर किया जाए, जिसमें थोड़े से इजराइल के जो अगवा किए हुए लोग हैं उनको वापस भेजा जाए और कुछ फलस्तीनियों को रिहा किया जाए जिनको इजराइल ने बंद करके रखा है। और उसके बाद बातचीत चलती रहे, 10 दिनों का एक प्रोसेस चले और उसके बाद सीज फायर हो। हमास ने बहुत क्लियर कर दिया था कि हम सीज फायर के पक्ष में हैं, लेकिन सीज फायर का मतलब जंग का रुकना होना चाहिए, केवल अगवा किए हुए लोगों की अदला बदली नहीं होनी चाहिए। खबर यह आई है कि नेतन्याहू ने इस तरह के सीज फायर के प्रपोजल से इंकार कर दिया है। यह हस्बे मामूल है, हर बार यही होता है कि कोई सीज फायर का प्रपोजल आता है और नेतन्याहू उसके लिए इंकार कर देता है। अब यह खबर केवल एक अखबार में आई है, एक वेबसाइट में आई है, बाकी सारी जगहों पे कहा जा रहा है बातचीत जारी है। देखते हैं कि यह बातचीत कहीं पहुंचती है। मैं तो एकदम चाहूंगा कि यह बातचीत अपने अंजाम पर पहुंचे, गजा में लड़ाई बंद हो, और गजा में लड़ाई बंद होगी तो फिर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई बंद होने का रास्ता खुल जाएगा, वरना लड़ाइयां चलती रहेंगी। और अब सबसे बड़ी खबर ईरान के मुतल्लिक, जिसको लेकर लगातार यह बहस चल रही है कि इजराइल ने जो हमला किया था, ईरान उसका जवाब देगा या नहीं देगा। ईरान फिलहाल डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रहा है और हमले की तैयारी कर रहा है। ये जो मैं कह पा रहा हूं वो ईरान का जो अपना ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है मेहर, उसकी खबरों को पढ़ के और बाकी अखबारों में जो ईरान के नेताओं के बयानात छपे हैं उनको पढ़ के यही समझ में आता है। पहला काम ईरान ने क्या किया, ये जो हमला हुआ था, भारत में लोग बहुत कूद रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं बार बार कहता हूं कि भारत में हिंदू धर्म बचाने के लिए इजराइलियों का इस्तेमाल किया जाता है, उन यहूदियों का जो गाय खाते हैं, उन यहूदियों का जो हमें गंदा कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसी
फैसिलिटी है, इतनी इतनी दूर से उन्होंने बिल्कुल हमला किया और सीधे निशाने पे लगा वगैरह वगैरह, ये सब फर्जी तस्वीरों से कह रहे थे। लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, वो इराकी बेसिस से किया है। इराक में अमेरिका के बेस हैं और उन्हीं बेसिस से हमला किया गया है। तो पहला काम ईरान ने जो किया है वो इराकी गवर्नमेंट को ये करने के लिए कहा है कि यूनाइटेड नेशन में इस बात की शिकायत दर्ज कराई जाए कि बिना हमारे परमिशन के हमारे इलाके का इस्तेमाल किया गया ईरान पर हमला करने का। और इराक ने बाकायदा यूनाइटेड नेशंस में एक शिकायत दर्ज कराई है कि हमारी जमीन से बिना हमारी इजाजत के हमला कैसे किया गया। दूसरा, ईरान ये लगातार यूएन में शिकायत कर रहा है कि उसका जो एयर स्पेस है उसको वायलेट किया गया। और इजराइल का जो खेल होता है कि इजराइल हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस, इजराइल हर बात में कहता है कि हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ईरान भी यही कह रहा है कि ईरान हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस। और उसका कहना है, यूनाइटेड नेशंस में उसका कहना है कि चूंकि इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया है, और पहला हमला इजराइल नहीं किया था जब उसने दमास्कस में ईरानी दूतावास पर हमला किया था, तो ईरान का कहना है कि इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया है तो इसका बदला लेने का हमें पूरा अधिकार है। और जब आप बयानात देखते हैं, IRGC के चीफ का बयान है, राष्ट्रपति का बयान है, साथ में उपराष्ट्रपति का बयान है, और भी नेताओं का बयान है, और इन सारे बयानात में एक बात कॉमन है कि इस चीज का बदला लिया जाएगा। अब अगर 2 मिनट रुककर हम वहां के जो रिलीजियस लीडर हैं खामनेई साहब का अगर हम बयान देखें तो वो कहते हैं कि इसको न तो हम बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और ना ही इसको घटा कर देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ना ही इजराइल ने कोई ऐसा बड़ा हमला किया है जैसा वो दावा कर रहा है, लेकिन यह भी नहीं है कि हमले को हम ऐसे ही जाने देंगे। छोटा से छोटा जो हमला हुआ है वो खतरनाक है, वो हमारे मुल्क पर हमला है। और जो बात वो नहीं कह रहे हैं वो ये है, जिसका मानी कोई भी समझ सकता है, कि अगर हमला हुआ है तो उसका बदला लिया जाएगा। असल में मेरा अपना मानना है कि ईरान फिलहाल तुरंत तो कोई हमला नहीं करने जा रहा, लेकिन एक केस वो क्रिएट कर रहा है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ और उधर हमास के साथ सीज फायर नहीं होता है और इजराइल लगातार ये हमले इधर उधर करता रहता है, तो ईरान बदला ले सकता है। और ये जो बदला होगा वो बहुत सोच समझ के होगा। इसलिए 2-4-5 दिन में ईरान कोई हमला करेगा, कम से कम ये बात मैं नहीं मानता। हालांकि खामनेई कोई मुझसे पूछ के निर्णय नहीं लेने जाएंगे, वो कल भी हमला कर दें तो मैं उनका क्या कर लूंगा, ये उनका हक है। उनके मुल्क पे हमला हुआ है, वो कभी भी पलट के हमला कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 चीजें करने के बाद ही ईरान हमला करेगा। आप जानते हैं कि ईरान की पाकिस्तान से लगातार बात हो रही है, पाकिस्तान से वो कुछ एडवांस मिसाइल्स खरीदना चाहता है, नंबर 1, और दूसरा कि वो पूरी तरह से ये तय करने के बाद ही हमला करेगा कि इस बार जो हमला हो उसमें इजराइल का और बड़ा नुकसान हो और वो साफ साफ दिखाई दे। क्योंकि देखिए, ईरान के हमला करने का मतलब यह है कि ये रीजनल वार में तब्दील हो जाएगा, और उस वार की तैयारी किए बिना ऐसे ही कोई भी हमला कर देना ये बेवकूफ़ी होगी। पिछली बार भी उसने काफ़ी इंतज़ार किया था, और इस बार भी अगर हमला करेगा तो ठीक ठाक इंतज़ार करके करेगा, ये मुझे लगता है। इजराइल के अपने अखबारों में यह खबर है कि इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा है, ये मान के चल रहा है कि आज नहीं कल ईरान हमला तो करेगा। लेकिन उसके पहले ईरान एक और काम कर लेना चाहता है कि जो खाड़ी के दूसरे मुल्क हैं उनसे मामला बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहता है। इस बार देखिए, कतर का पहले शोर हुआ कि कतर ने अपना एयर स्पेस यूज करने दिया, बाद में पता चला कि कतर ने हाथ जोड़ लिए कि भाई हमारा एयर स्पेस यूज नहीं करो, हम ईरान से सीधी दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं। इराक से जाके उनको करना पड़ा, जहां पर पहले अमेरिकन बेस है। और कल ही आप ये देखते हैं कि अमेरिका के एक बेस पर सीरिया में बड़ा हमला हुआ है। अभी तक अमेरिका ने उस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक बड़ा हमला वहां पर हुआ है। तो अमेरिकन बेसेस से अगर वो हमला करते हैं तो ईरान के पास यह अधिकार होगा कि वो दूसरे अमेरिकन बेसेस पे हमला करे। ईरान ने कहा भी है कि चूंकि इराक से अमेरिकन बेस से हमला हुआ है, इसलिए इस हमले के लिए जितना इजराइल जिम्मेदार है उतना ही अमेरिका भी जिम्मेदार है। तो शतरंज भी होती है, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होती है वो शतरंज भी होती है, और वहां एक प्यादे को भी बहुत सोच समझ कर चलाना होता है, वरना एक प्यादा वजीर की जान का दुश्मन बन सकता है। तो ईरान अपनी पॉलिटिक्स वहां पर कर रहा है, और बहुत
क्लियर ये चीज है कि अरब मुल्कों के बीच में ये मैसेज भेज रहा है कि अगर तुम हमसे दुश्मनी करोगे तो ये तुम्हें महंगी पड़ेगी। सऊदी अरबिया को आप देखिए कि जब यह हमला हुआ सबसे पहले उसने इसकी मलामत की और उसके बाद लगातार वो इजराइल के खिलाफ बयान दे रहा है। यही वजह है कि जेरूसलम टाइम का एडिटोरियल कहता है कि पहले सऊदी अरबिया को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि इजराइल के साथ रिश्तों में उसे इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर 7 अक्टूबर का हमला नहीं हुआ होता तो अमेरिका की पूरी तैयारी थी कि इजराइल और सऊदी अरबिया के बीच में रिश्ते नॉर्मल कर दिए जाएं, लेकिन अब सऊदी अरबिया लगातार यह बात कह रहा है कि जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनेगा तब तक हम किसी भी तरह का समझौता इजराइल से नहीं करेंगे। तो अंदर से चाहे जो भी हो, लेकिन ऊपर से यह स्टैंड लेना पड़ रहा है और धीरे धीरे सारे खाड़ी मुल्कों को यह स्टैंड लेना पड़ेगा। आखिरी बात यह है कि ईरान देख रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में लगातार इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। अभी आज या कल में वहां की नेसेट यानी वहां की संसद में एक बिल आना है जिसमें यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है UNRWA, जो फलस्तीन में इमदाद का काम करती है, उस पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात है। अब द गार्जियन से लेकर दुनिया भर के अखबार और यूनाइटेड नेशन की अपनी वेबसाइट जो कह रही है उसका मतलब यह है कि अगर UNRWA पर बैन लगता है तो इजराइल की जो UN की मेंबरशिप है वो भी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका इसको रोकने के लिए जान लगा देगा, लेकिन कई बार कंडीशन ऐसे बनते हैं कि अमेरिका के लिए भी रोकना आसान नहीं होता है। आप देखिए इजराइल ने हमला किया तो उसके सपोर्ट में सिर्फ 2 मुल्क खड़े हुए, अमेरिका और इंग्लैंड। बाकी किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि इजराइल ने सही हमला किया, अपने हिंदुस्तान ने भी नहीं कहा। फ्रांस तो लगातार मदद कर रहा है लेबनान को, 800 मिलियन के आसपास डॉलर दे रहा है लेबनान को रिकंस्ट्रक्शन के लिए और वहां की आर्मी को भी दे रहा है। और बाकी मुल्कों ने भी खामोशी अपना ली कि भाई इजराइल का कहां तक सपोर्ट करेंगे। तो अगर वहां पर यह सारा कुछ होता है तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। एक मुश्किल तो पहले ही पैदा हो चुकी है, जिस तरह से उसकी करेंसी पिछले 1 साल में लगातार नीचे गिर रही है, जिस तरह से IMF ने उसकी ग्रोथ रेट 0.7% कर दी है, यह उम्मीद की जा रही है, यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि डेवलप्ड नेशन की जो लिस्ट है उससे उसको बाहर निकाल दिया जाए। जितना डेवलपमेंट पिछले 30-40 साल में हासिल किया है, इस जंग में वो सारा का सारा खो दे। और इन सब के बीच अगर यूनाइटेड नेशंस में भी अकेला तो वो पड़ ही गया है और यूनाइटेड नेशंस में भी उसको यूनाइटेड नेशन से बाहर निकालने की बात होती है, तो ईरान के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे रूल से वो बच जाएगा। इसीलिए ईरान बहुत शांति से अपने पत्ते खेल रहा है, बहुत शांति से अपने प्यादों को, अपने हाथी को, अपने वजीर को, अपने घोड़े को आगे बढ़ा रहा है। और गैलेंट का जो बयान जो मैंने पहले कोट किया उससे ऐसा साफ हो रहा है कि इजराइल के अंदर एक गुस्सा और कंफ्यूजन लगातार बढ़ रहा है कि यह आदमी आखिर चाहता क्या है, क्योंकि लोग देख पा रहे हैं लगातार बर्बादी, लोग देख पा रहे हैं कि वहां लगातार लोग देश छोड़कर जा रहे हैं, लगातार इकॉनमी बर्बाद हो रही है और अब उसके सैनिक भी लगातार मारे जा रहे हैं। इसलिए आने वाले कुछ दिन बेहद दिलचस्प होंगे। आने वाले कुछ दिनों में देखना होगा कि हिजबुल्लाह अपना प्रेशर बनाए रख पाता है कि नहीं, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आई हैं कि हिजबुल्लाह से कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है, कुछ लोग हिजबुल्लाह की सेना छोड़ के गए हैं, लेकिन यह खबर सिर्फ और सिर्फ इजरायली अखबारों में आई है, इसलिए इस पर बहुत भरोसा कम से कम मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। तो आने वाले वक्त में आने वाले 4-5-10 दिनों में यह पता चलेगा कि हिजबुल्लाह प्रेशर किस तरह से बनाए रखता है। और अगर हिजबुल्लाह ऐसे ही प्रेशर बनाए रखता है और साथ में आप जानते हैं कि इराकी मिलिशिया और हूथी भी लगातार हमला कर रहे हैं, उधर हमास ने भी हथियार नहीं डाले हैं, वो भी लगातार हमला कर रहा है, तो देखना होगा इजराइल इतना प्रेशर झेल पाता है या नहीं और आगे अमेरिका अपने इलेक्शंस के मद्देनजर कितनी मदद करता है, कितनी मदद नहीं करता है। और इसी पर डिपेंड करेगा कि ये सारी जंग रुकेगी या बढ़ेगी, ये रीजनल वार में बदलेगा, इंटरनेशनल वार में बदलेगा या थर्ड वर्ल्ड वार में। ये सारा कुछ अगले 10-15 दिनों में जो घटनाएं होंगी उन पर तय होगा और मैं उन घटनाओं को लगातार अपडेट करता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा अपनी तरीके से उनको एक्सप्लेन करने का। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस। और अगर आपको लगता है कि ज़रूरी हैं ये वीडियोस तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। आप जब वीडियोस देखते हैं
आपके जब व्यूज़ मिलते हैं तब हमें वो ताकत मिलती है जिससे कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर वो सच कहते हैं हम, जो ना हिंदुस्तान का गोदी मीडिया कह सकता है और ना इंटरनेशनल गोदी मीडिया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।